नमस्कार दोस्तों, साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम इस क्लास को YouTube में आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री रखेंगे। पहली क्लास में हमने बताया था कि हमें किस तरह से एथिक्स को पूरा करना है, उसका क्या क्रम रहेगा, हम किस तरह से पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करा है। यदि आपने हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। केवल इसलिए मत देखिए कि ये क्लास देखना है, इसलिए भी देखिए कि किस प्रकार से MPPSC ने किस प्रकार से सारे सिलेबस को एक तरह करके बांटा है और किस क्रम में हम उसे पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें फर्स्ट क्लास में मिलेंगी। तो हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि सबसे पहले हम आपको मनोवृत्ति के बारे में ढेर सारी जानकारी प्रदान करेंगे। मनोवृत्ति क्या होता है और मनोवृत्ति के अंदर आने वाले सभी प्रकार के शब्दों को जो सिलेबस में लिखा हुआ है सबको। और MPPSC के एग्ज़ाम की एक खासियत है कि यदि आपने सिलेबस सही ढंग से कवर अप कर लिया तो आप अच्छी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। तो चलिए आज इसी के साथ हम शुरू कर रहे हैं कंप्लीट एथिक्स सीरीज, और उसमें शुरू कर रहे हैं एटीट्यूड, मनोवृत्ति, और जिसे अभिवृत्ति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है एटीट्यूड। जब हम जनरल भाषा में बात करते हैं तो जो आपका रवैया होता है, जो नजरिया होता है, जैसे बोलते हैं कि सामने वाले का रवैया कैसा है, आपका रवैया कैसा है, आप किस तरह से व्यवहार कर रहे हो, तो ये सारी चीजें देखते हैं। अपनी जनरल भाषा में जब हम बात करेंगे तो ये रवैया, नजरिया, मानसिकता और प्रवृत्ति, ये ऐसे चार शब्द हैं जो सामान्य भाषा में हम लोग प्रयोग करते रहते हैं, और वास्तव में यही चार शब्द क्या कहलाता है, आपका एटीट्यूड होता है। तो आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं कि एटीट्यूड क्या होता है, उससे संबंधित बहुत सारी जानकारी हम आपको प्रदान करने वाले हैं। फिर उसके बाद एटीट्यूड का निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, उसकी जानकारी में बात करने वाले हैं। फिर एटीट्यूड में परिवर्तन किस तरह से होता है, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी हम आपको प्रदान करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तीन शब्द जो मैं आपको कीवर्ड देने जा रहा हूं, ये तीन शब्द जब जब आप मनोवृत्ति और एटीट्यूड के बारे में सोचें तब ये शब्द आपके कीवर्ड हैं। ये आप अपनी पॉकेट में रख के चले, जहां भी एटीट्यूड, मनोवृत्ति का प्रयोग आए तो ये तीन शब्द, पहला थिंकिंग है, दूसरा फीलिंग है, और तीसरा क्या है, एक्शन है। मैंने ऐसा क्यों बोला ये मैं आपको बताता हूं। जब मनोवृत्ति का निर्माण होता है या मनोवृत्ति होती है तो सबसे पहले आप जब रवैया बनाते हैं, आप जब अपनी मानसिकता बनाते हैं, आप जब अपना रवैया, नजरिया, मानसिकता और प्रवृत्ति बनाते हैं तो उन सब में सबसे पहले क्या होता है, आप सोचते हैं। तो ये थिंकिंग मनोवृत्ति के लिए पहला कीवर्ड हो गया। उसके बाद आप उसको फील करते हैं, ये अच्छा है कि बुरा है, पसंद है, नापसंद है, ऐसी आपके अंदर फीलिंग आती है। आप बस अभी सुनते जाइए, आगे आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो दूसरी चीजें क्या हो गई, फीलिंग हो गई। थिंकिंग के बाद आप जो महसूस करते हैं उसी हिसाब से आप व्यवहार करते हैं, उसी हिसाब से एक्शन करते हैं, और इन तीनों चीजों को मिला के ही मनोवृत्ति का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको केवल तीन कीवर्ड याद रखना है, और वो कीवर्ड है थिंकिंग, फीलिंग और एक्शन। जब भी मनोवृत्ति पेपर में पूछा जाए तो ये आपके पॉकेट में ये तीन शब्द होना चाहिए, और मैं तो कहूंगा यहीं से लिखना आप शुरू करिए, और उसका प्रयोग कैसे है और इतने ये तीन शब्द क्यों महत्वपूर्ण है, आगे सारे टॉपिक में हम इसको क्लियर करते जाएंगे, लेकिन मनोवृत्ति में ये तीन शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो व्हाट इज एटीट्यूड, सबसे पहले हम परिभाषा की बात करते हैं। ठीक है, परिभाषा में क्या बोलता है कि पूर्व धारणा के आधार पर, किसके, पूर्व जानकारी के आधार पर जो अवधारणा, और ये अवधारणा व्यक्ति के लिए भी हो सकती है, वस्तु के लिए भी हो सकती है, किसी घटना के लिए हो सकती है, किसी भी वस्तु जो आप चारों ओर जो भी चीजें देख रहे हैं उन सब के लिए एक आधार होगी। उस अवधारणा पर व्यक्ति, वस्तु, घटना इत्यादि आदि के बारे में जो आप सोचते हैं, जो आप महसूस करते हैं, और उस के बाद आप जो एक्शन करते हैं वही चीज क्या कहलाती है, एटीट्यूड कहलाती है। तो मैंने आपको तीन शब्द दिए थे, थिंकिंग, फीलिंग और एक्शन। देखिए, पूर्व जानकारी के आधार पर एक अवधारणा बनाते हैं। अवधारणा का मतलब आप थिंकिंग करते हैं, थिंकिंग के बाद आप फील करते हैं कि ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज है,
आप उसे पसंद करते हैं ना पसंद करते हैं, तो ये सोचना और महसूस करना क्या हो गया, फीलिंग हो गया। ठीक है, ये अवधारणा जो हो गई वो क्या हो गई, थिंकिंग हो गई। और थिंकिंग और फीलिंग के बाद जो आप एक्शन लेते हैं वो क्या कहलाती है, ये पूरी प्रक्रिया मनोवृत्ति कहलाती है। यहां तक मैं समझाने में आपको सफल हुआ हूंगा। ठीक है, अब इसको एक उदाहरण के तौर पर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब उदाहरण के तौर पे ऐसा होता है कि पूर्व ज्ञान का मतलब यह होता है कि बचपन से जो चीजें आप सुनते आ रहे हैं उस हिसाब से अपनी मनोवृत्ति बनाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ये देखिए, जाना माना एक्टर हैं ये जेठालाल जी गढ़ा, और उसके बाद दूसरी चीज उनके पिताजी हैं कौन, चंपकलाल गढ़ा। ये चीज मैंने आपको, ताकि मेरी जो भाषा है वो आपको आसानी से समझ में आए, इसलिए मैंने इन उदाहरणों का प्रयोग किया है। तो चंपकलाल चाचा क्या करते हैं कि बचपन से जेठालाल के दिमाग में ये चीज बताते हैं, और उनके आसपास के लोग भी, सामाजिक लोग जो हैं वो भी जेठालाल को क्या बताते हैं कि शेर एक खतरनाक जानवर होता है। ठीक है, शेर एक खतरनाक जानवर होता है। तो सबसे पहले क्या बात की थी हमने, प्री नॉलेज, बचपन से जानकारी है जेठालाल को कि शेर एक खतरनाक जानवर होता है। अब जेठालाल जब 25 साल 30 साल का हुआ तो उसका विचार हुआ क्यों ना हम जंगल में जाकर शेर को देखें, या जंगल घूमने गया। जैसे ये जंगल घूमने गया तो उसके सामने शेर आ गया। तो पहले से ही प्री नॉलेज क्या था, शेर को देखते हुए उसके मन में क्या आया कि शेर बहुत ही खतरनाक जानवर है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो थिंकिंग करता है, सोचता है उसके बारे में, क्या कि जंगल में शेर कर देखकर वो भयभीत हो जाता है कि शेर खतरनाक जानवर है। तो ये क्या हो गई, फीलिंग हो गई। ठीक है, थिंकिंग हो गई। उसके बाद क्या होता है, वो डर का अनुभव करता है। तो यहां पे डर क्या हो गया, माफ करिएगा, इसके पहले मैंने थिंकिंग वाला आपको बताया कि वो उसके मन में जो विचार आता है शेर के लिए, क्या विचार आता है कि शेर एक खतरनाक जानवर है। तो ये क्या कहला गई, उसकी थिंकिंग। ठीक है, उसके बाद वो जो अनुभव करता है, जो महसूस करता है, क्या महसूस करता है, शेर को देख के डर महसूस करता है। जब डर महसूस करता है तो ये क्या कहलाती है, फीलिंग। तो मैंने आपको क्या बोला था, 3 शब्द याद रखने हैं। पहली थिंकिंग याद रखनी है, दूसरी फीलिंग याद रखनी है, और तीसरा क्या है, एक्शन। जब जेठालाल शेर को देखता है तो इस थिंकिंग और इस फीलिंग को वो आधार बनाकर एक्शन लेता है, बिहेवियर लेता है। बिहेवियर क्या उसके में होता है, वहां से वो भाग निकलने की कोशिश करता है। तो यहां पर मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि बचपन से ही मनोवृत्ति का निर्माण होता है, सबसे पहली बात। और पूरे मनोवृत्ति पढ़ते समय आपको एक चीज दिमाग पे रखनी है, और वो चीज ये है कि मनोवृत्ति जन्मजात नहीं होती है, बल्कि आपके आसपास का जो वातावरण है उसी से मनोवृत्ति का विकास होता है। यहां पर फिर से आइए इस उदाहरण में, चंपकलाल गढ़ा जो जेठालाल के पिताजी हैं, ये उन्हें बताते हैं कि शेर खतरनाक जानवर है जब बच्चा रहता है। तो ठीक है, उसके बाद जेठालाल के मन में वो अपने आप वो विचार मन में बैठ जाता है कि साहब शेर क्या है, खतरनाक जानवर है। और जब वो जंगल में जाता है तो उसके बाद थिंकिंग, उसके बारे में विचार करता है खतरनाक के बारे में, फिर डर के साथ उसके अंदर फीलिंग आती है और बिहेवियर करता है, वो वहां से भाग निकलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मनोवृत्ति के अंतर्गत आती है। ये मैंने एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश की है। अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो मनोवृत्ति की विशेषताएं आती हैं। मनोवृत्ति की विशेषताओं के लिए भी आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। चंपकलाल और जेठालाल का यह उदाहरण आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे नंबर 1, मनोवृत्ति जन्मजात नहीं, वह अर्जित होती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस पे 3 स्टार बना के रखिए। जब भी मनोवृत्ति शब्द आए, एटीट्यूड आए, तो आपको यह चीज याद रखनी है कि मनोवृत्ति जो होती है वो जन्मजात नहीं होती है, बल्कि अर्जित होती है। और अर्जित कैसे होगी, जो आपके आसपास का वातावरण रहेगा उसी प्रकार से आप किसी चीज को लेके मनोवृत्ति विकसित कर लेंगे। ठीक है, तो पहली विशेषता यही है। मैं फिर वापस चलते हैं। जब वापस चलते हैं तो यहां फिर देखिए, चंपकलाल ने इनके दिमाग में, जेठालाल के दिमाग में क्या डाल दिया कि शेर जो होता है वो खतरनाक जानवर होता है। ठीक है, और जब खतरनाक जानवर होता है तो जेठालाल उसी तरह से फील करने लगते हैं, डर का अनुभव करने लगते हैं शेर को देखते ही। और जब डर का अनुभव करने लगते हैं तो उसी हिसाब से एक्शन हो गया। तो यहां पर जेठालाल ऐसा तो नहीं है कि वो जब जन्मा नहीं था तभी से उसको इसके बारे में जानकारी प्राप्त थी। ये जानकारी किसने दी, चंपकलाल चाचा ने दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
दूसरी विशेषता पे जब हम नजर डालते हैं तो मनोवृत्ति या अपेक्षाकृत स्थायी होती है। अब आप सोचिए कि जेठालाल को जो इंफॉर्मेशन दी गई थी वो कब दी गई थी? बचपन में। और वो जंगल घूमने कितने साल बाद जाता है? 25 या 30 साल बाद। फिर भी उसके दिमाग पर यह चीज रहती है कि शेर जो है वो खतरनाक जानवर होता है। समझ रहे हैं? तो मनोवृत्ति का इसी तरह से विकास होता है और ये दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है। यहां पर वस्तु का मतलब किसी भी चीज के बारे में, जो व्यक्ति किसी के बारे में एक धारणा बना लेता है। तो यहां पर जेठालाल ने क्या धारणा बना ली? कि शेर एक खतरनाक जानवर होता है। ठीक है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये सकारात्मकता, या इसे हम बाद में समझेंगे, इस बिंदु को छोड़ दीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं कि व्यवहारों को एक निश्चित दिशा देता है, निर्देश करता है। जब जेठालाल ने ये अपने दिमाग में बिठा लिया कि शेर खतरनाक होता है, उसके दिमाग में थिंकिंग क्या आई? कि शेर खतरनाक होता है। उसने फील क्या किया? कि ये डर का फील किया। ठीक है कि, और एक्शन क्या लिया? वो वहां से भाग निकला। तो यहां पर जो दिशा निर्देश है, किस ओर जेठालाल को धकेला उन्होंने? कि आप यहां से भाग निकलो शेर को देखते ही। ठीक है ना। तो इसी तरह के हर काम में मनोवृत्ति विकसित होती है। इस छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा आप लोग अपने आसपास के एग्जाम्पल को लेके ही सोचा करिए। जिस चीज में आप ज्यादा इंगेज रहेंगे उस चीज को ज्यादा समझ सकेंगे, और जब समझ लेंगे तो आसानी से आप लिख सकेंगे। हाँ, यहां एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। अभी की जो क्लासेस रहेंगी तो हम आपको साधारण रूप से उसका इंट्रोडक्शन, एज अ इंट्रोडक्शन सारी चीज आपको प्रदान करने वाले हैं। उसके बाद एक सीरीज शुरू करेंगे हम कि किस तरह से क्वेश्चन आंसर करना है, तो इनके आंसर कैसे लिखना है। जब सारी चीजें आपको पता होंगी, इन्हीं चीजों से रिलेट करके हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर उपलब्ध करा देंगे, जिससे आपको चीजें समझने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है कि मनोवृत्ति की विषय वस्तु। ठीक है। तो 3 विषय वस्तु होती है। विषय वस्तु आपके जब सिलेबस में देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है मनोवृत्ति की विषय वस्तु। विषय वस्तु का मतलब यह है कि मनोवृत्ति किन चीजों से निर्माण होता है और कैसे निर्माण होता है, किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो थिंकिंग, फीलिंग और एक्शन, ये 3 वर्ड तो हैं ही। ठीक है। उसके अलावा दृष्टिकोण, सबसे पहले आप दृष्टिकोण बनाते हैं मनोवृत्ति बनाने के लिए। तो दृष्टिकोण भी एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। इसमें पसंद, नापसंद, प्रेम, घृणा, उचित, अनुचित, ये सारे शब्द, कि आप किसी भी चीज को देख के अच्छा लग रहा है तो आप उसे पसंद करेंगे, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो उसे नापसंद करेंगे। आप किसी चीज को देख के उससे प्रेम कर सकते हैं, किसी चीज को देख के घृणा कर सकते हैं। तो मनोवृत्ति के लिए क्या जरूरी होता है? तो सबसे पहले जरूरी होता है दृष्टिकोण। कोई भी व्यक्ति होगा तो सबसे पहले उसको यही जरूरत होती है कि मनोवृत्ति में वो क्या देखे? दृष्टिकोण बनाए किसी भी चीज के बारे में, किसी भी चीज के बारे में। वो जानवर भी हो सकता है, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, मनुष्य भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई घटना भी हो सकती है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। फिर दूसरा होता है घटक। घटक आगे इसमें अपने सिलेबस में भी लिखा हुआ है, हम विस्तार से भी पढ़ेंगे। 3 घटक होते हैं, संज्ञानात्मक घटक होता है, भावात्मक घटक होता है और क्रियात्मक घटक होता है। तो इनके बारे में अभी हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद मनोवृत्ति का आधार, यह शब्द भी सिलेबस में यूज किया गया है। पूर्वाग्रह, विभेद, प्रबोधक, संप्रेषण, इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर केवल आप यदि विषय वस्तु के बारे में पूछा जाए तो आपको 3 चीजें याद रखनी है, दृष्टिकोण, घटक और मनोवृत्ति। और वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है तो उस हिसाब से लिखना पड़ेगा, लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है तो उस तरह से लिखना पड़ेगा, दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है तो उस तरह से लिखना पड़ेगा। और ये सारी चीजें कब क्लियर होंगी? जब क्लास इसकी खत्म होगी, तो सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाएगी। चलिए अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है मनोवृत्ति के घटक। घटक अभी पीछे हमने देखा, ठीक है, विषय वस्तु में। अब इसके 3 घटक होते हैं। 3 घटक जानने से पहले आप फिर से कीवर्ड में चले जाइए, थिंकिंग, फीलिंग और एक्शन। ये क्यों मैं बोल रहा हूं अभी आपको बताता हूं। तो पहला घटक होता है, इसे एबीसी मॉडल भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं वो भी अभी हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है। तो इसका पहला घटक होता है संज्ञानात्मक घटक, कॉग्निटिव कंपोनेंट कहा जाता है। ठीक है। दूसरा होता है भावात्मक घटक, इफेक्टिव कंपोनेंट कहा जाता है। और तीसरा क्या होता है? व्यवहारात्मक घटक, बिहेवियरल कंपोनेंट जिसे कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है वो 3 शब्द आप याद रखिएगा। देखिए, पहला शब्द हमारे सामने आता है थिंकिंग, विचार करना, जानकारी
इकट्ठा करना, ज्ञान प्राप्त करना, ये सब कैसे पॉसिबल है? विचार से। तो इसको हम क्या कहेंगे? संज्ञानात्मक घटक। दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है फीलिंग। फीलिंग में पसंद या नापसंद का जो भाव आता है, ये क्या कहलाता है? भावात्मक घटक। और तीसरा आता है व्यवहारात्मक, एक्शन। आप किस तरह से व्यवहार करते हैं, कार्य करते हैं, ये तीनों चीजें मनोवृत्ति के घटक के अंतर्गत आती हैं। अब आप एक लोक प्रशासक बनने जा रहे हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि इन तीनों घटकों का जब मनोवृत्ति का निर्माण स्वयं को करना होता है या दूसरों को करवाना होता है, मनोवृत्ति चेंज करवानी होती है, क्योंकि यहां पर फिर रिपीट करूंगा, मनोवृत्ति जन्मजात नहीं होती है बल्कि मनोवृत्ति अर्जित की जाती है। तो इसे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। अब इसमें एक चीज और मिस हो गई कि मत धारणा और विश्वास बन जाता है थिंकिंग से आपका, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आपका जो फीलिंग रहेगी वो पसंद, जब आपको पसंद रहेंगी तो किसका निर्माण होगा? सकारात्मक मनोवृत्ति का निर्माण होगा। जो चीज नापसंद रहेगी, नकारात्मक मनोवृत्ति का निर्माण होगा, ठीक है। और इसी बात जो आप व्यवहार करेंगे, व्यवहार किस पे? कैसी आपकी मत धारणा, कैसी थिंकिंग है। फिर उसके बाद यदि आप सकारात्मक मनोवृत्ति रखते हैं तो आपका व्यवहार कैसा होगा? अनुकूल व्यवहार होगा। इसी तरह आप यदि नकारात्मक या नापसंद वाली मनोवृत्ति रखते हैं तो व्यवहार कैसा होगा? आपका प्रतिकूल व्यवहार होगा। इसीलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि मनोवृत्ति के 3 ही कीवर्ड हैं। अब किस तरह से मैं उन कीवर्ड्स को फिट करते चला जा रहा हूं, विशेषताओं में भी फिट कर दिया मैंने और घटक में भी कर दिया। तो ये एक स्मार्ट स्टडी होती है, ठीक है ना। मनोवृत्ति को आपको बैठ के याद या रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होंगी और 3 कीवर्ड में भी आप उसका घटक भी लिख सकते हो, आप उसकी विशेषताएं भी लिख सकते हो। आगे जो मैं परिवर्तन पढ़ाने वाला हूं या फॉर्मेशन पढ़ाने वाला हूं, वो सारी चीजें इन्हीं कीवर्ड के आसपास घूमती रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक उदाहरण ले लेते हैं। जब हमारे सामने उदाहरण आता है तो संज्ञानात्मक घटक, भावनात्मक घटक और व्यवहारात्मक घटक, ये 3 चीजें हमारे सामने आ गई। अब हम बात करते हैं सबसे पहले संज्ञानात्मक घटक का मतलब थिंकिंग। आपका विचार कैसे है वो संज्ञानात्मक घटक के अंतर्गत आएगा। उसके बाद दूसरी चीज फीलिंग, भावात्मक घटक के अंतर्गत आएगा। और तीसरी चीज, इन दोनों को आधार बन के आप किस तरह से एक्शन लेते हैं वो आपके एक्शन के अंतर्गत आएगा। अब जब आप एक लोक प्रशासक बन जाएंगे तो लोगों के दिमाग को, लोगों की मनोवृत्ति को कैसे चेंज कराना है, मैं इसीलिए यहां पर उदाहरण के तौर पर सरकारी योजना को लेके आपके समक्ष आया हूं। तो सबसे पहले उदाहरण देखते हैं हम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री जी की सबसे पसंदीदा योजना है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि भारत के लिए अति महत्वपूर्ण योजना है, बहुत ही सफल योजना रही है। अब आप समझ लीजिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आपके समक्ष आई। अब आपको लोगों को क्या संदेश देना है और किस तरह से संज्ञानात्मक घटक या कंपोनेंट, किस तरह से जानकारी आप प्रदान करेंगे लोगों को कि वो बेटी को बोझ ना समझें, ठीक है। इस तरह की थिंकिंग रखने लगे। ये क्या है? थिंकिंग। क्या विचार आने लगे लोगों के दिमाग में कि बेटी बोझ नहीं है, बल्कि बेटी एक इस तरह का एसेट्स है जो हमारे फ्यूचर में हमारी मदद करेगी। हर माँ बाप बेटी को बोझ ना समझे, बल्कि ये समझे कि जितना हमारा पुत्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है उतना ही हमारी बेटी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जितनी सहायता बुढ़ापे में हमारा पुत्र करेगा उतना ही हमारी बेटी करेगी। तो इस तरह की जो थिंकिंग जब डेवलप हो जाएगी, उसके बाद उस आदमी में क्या फीलिंग आएगी? गुड फीलिंग आएगी और बेटियों के प्रति लव फीलिंग आएगी, ठीक है। ये दोनों चीजें, तो यहां पे थिंकिंग हो गई, अब यहां पर फीलिंग की बात हो गई। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक योजना हो गई। इस तरह की थिंकिंग लोगों में डेवलप हो गई कि बेटी बोझ नहीं है, बल्कि वो भी वही सब कुछ कर सकती है जो आज के टाइम पे लड़के कर सकते हैं। तो देखा जाए तो ये कैसी फीलिंग आएगी लोगों में? गुड फीलिंग आएगी, लव फीलिंग आएगी। और थिंकिंग और फीलिंग के बाद जो एक्शन होगा उसका रिजल्ट क्या होगा? भ्रूण हत्या कम होगी, चाइल्ड मैरिज कम होगी। इस तरह की बहुत सारी चीजें एक्शन के तौर पर हमें दिखाई देंगी। तो यहां पर देखिए मनोवृत्ति के संज्ञानात्मक घटक, भावात्मक घटक और व्यवहारात्मक घटक, ये मैंने छोटे से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करी है। आप चाहें तो इसी तरह 3 चीजों में दूसरी योजना को रखिए, स्वच्छ भारत योजना को रख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर
आपको बता दिया कि आप किस तरह से मनोवृत्ति को समझ सकते हैं। और वास्तव में प्रशासनिक अधिकारी का काम ही यही होता है कि लोगों की मनोवृत्ति को परिवर्तित करें, क्योंकि वो जन्मजात नहीं होती है। मैं बार बार बता रहा हूं, ये एक विशेषता होती है कि वो जन्मजात नहीं बल्कि अर्जित की जाती है। और अर्जित कैसे की जाती है? इसी तरह, इस तरह की योजना देखिए, नाम से ही ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नाम से ही बहुत सारी चीजें वो अपने आप कह देती है योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब तो हमारे सामने बात होगी मनोवृत्ति के प्रकार, फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। इसका मतलब यह है कि जो आप एटीट्यूड रखते हैं, जो आप कार्य करते हैं, तो वो कार्य किस तरह से आप मनोवृत्ति का जो है प्रकार करेंगे, जो कार्य करेंगे वो कैसे काम करेंगे, ये समझिए। बस नॉर्मल सी बातें समझिए। ये एक कार्यात्मक सिद्धांत होता है। मतलब ये समझिए कि कोई भी काम कर रहे हैं तो किस आधार पर, आपके अंदर कौन सी मनोवृत्ति है, उस मनोवृत्ति को आधार बनाकर आप काम कर रहे हैं। तो ये कार्यात्मक सिद्धांत पर आधारित होती है, विशेष कार्य संपन्न होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपकी जैसी मनोवृत्ति होती है, आप उस हिसाब से उसकी पहचान करते हैं और अंतिम आप रिजल्ट तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो मनोवृत्ति का मतलब वही होता है कि जो आप एम बनाते हैं उस तक पहुंचिए। वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है, और यही प्रकार्य कहलाता है, और ये एक कार्यात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इतना आपको याद रखना है। यहां पर देखा जाए तो कार्यात्मक सिद्धांत क्या है? कीवर्ड है किसका? मनोवृत्ति प्रकार का। जब आप अपनी नोट्स बनाइए तो इसमें स्टार बनाते रहिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, कीवर्ड है, कि कहीं यदि आपसे मनोवृत्ति के प्रकार पूछे जाएं तो इस शब्द को आपको अपने कॉपी में जरूर लिखना है, ठीक है। चलिए जब आगे बढ़ते हैं तो पहला जो आता है प्रकार, साधनात्मक प्रकार आता है। इसका क्या मतलब होता है समझते हैं हम। इसमें क्या होता है साधनात्मक के अंतर्गत, कि जो काम आपको पसंद आता है उसे आप बार बार करने की कोशिश करते हैं, कि ठीक है, और जो काम आपको पसंद नहीं आता है उससे आप दूर हटने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को सुबह उठना पसंद नहीं आता है, तो वो ये कोशिश करेंगे कि अपने सारे काम वो रात को ही निपटा लें। और जब ऐसी मनोवृत्ति बन जाए तो वो एक साधनात्मक प्रकार के अंतर्गत आएगी। जो आप कार्य कर रहे हैं, मैं उसकी मनोवृत्ति की बात कर रहा हूं, ठीक है। एक एग्जाम्पल के द्वारा, अब इसमें क्या होता है, देखिए वही चीज लिखी हुई है कि जो कार्य लाभ आपको पहुंचाते हैं, जो आपको पसंद होते हैं, उसी कार्य को आप बार बार दोहराते हैं। और जो कार्य आपके लिए हानि होती है या नापसंद होती है, वो उससे आप कार्य करने से बचते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, फिर से मैंने तारक मेहता को मैंने इसलिए लिया है कि ये लगभग सभी लोग इसके कैरेक्टर्स को अच्छी तरह से जानते हैं, ताकि आप आसानी से समझ सके। और जो नहीं देखते हैं तो वो ये समझ लीजिए कि कोई ये व्यक्ति है, ये तारक मेहता नहीं है। समझ लीजिए कि ये तारक मेहता है, इनकी बीबी है अंजलि, ठीक है। अब अंजलि का क्या काम होता है कि ये हमेशा हेल्दी फूड खिलाती है, हरी सब्जियां हो गया, करेला हो गया, इस सारी चीजें तारक मेहता को खाने के लिए मजबूर करती है। लेकिन होता क्या है कि तारक मेहता को ये चीजें पसंद नहीं है, इसलिए वो चीजें अवॉइड करते हैं। तो यहां देखिए, उन्हें जो चीज पसंद नहीं है, नापसंद है जो चीज, और उनको हालांकि हानि तो नहीं हो रही है इससे, लेकिन वो चीज नापसंद है। और जब नापसंद है तो उस चीज को वो कार्य करने से बचते हैं। बार बार वो सोचते हैं कि मेरा करेला कोई और खा ले, है ना, मेरी हरी सब्जी कोई और खा ले। यहां तक कि वो ऑफिस जाते हैं जब हरा करेला लेके, तो अपने स्टाफ के वहां पे नौकर को खिला देते हैं। तो आप समझ रहे हैं, जो कार्य करने से बचते हैं। तो यहां पर एक एग्जांपल हमारे सामने आ गया कि जो चीज हमें पसंद नहीं होती है उसको हम अवॉइड करते हैं कि हमें ऐसा ना करना पड़े। इसीलिए मैंने ये उदाहरण आपके लिए लाया। ये किसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं? साधनात्मक प्रकार के अंतर्गत। उसी का जो दूसरा रूप होता है वो होता है कार्य से लाभ। जो चीज आपको पसंद होती है उसी कार्य को आप दोहराते हैं। अब ये तारक मेहता साहब क्या करते हैं कि इन्हें तली हुई चीजें, समोसा हो गया, कचौरी हो गए, फाफड़ा हो गया, और इस तरह की चीजें बहुत पसंद करते हैं। तो वो उसी कार्य को दोहराने की बार बार कोशिश करते हैं। तो ठीक है, साधनात्मक प्रकार का मतलब आपको समझ में आ गया होगा इस उदाहरण के द्वारा। इसी तरह सारी चीजें आप पढ़िए और उदाहरण अपने आसपास से सोचिए। लिखने के लिए उदाहरण हम आपको अच्छे से उपलब्ध कराएंगे, लेकिन अभी आप चीजों को समझ लिए कि साधनात्मक प्रकार क्या होता है। ठीक है, अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने दूसरा प्रकार आता है अहम रक्षात्मक प्रकार। अहम रक्षात्मक प्रकार का मतलब यह होता है कि ईगो वाली, किस तरह से आप अपने ईगो को बढ़ावा देकर
अपनी स्वयं की रक्षा करते हैं और अपने को सेटिस्फाई करते हैं कि हाँ सही है। देखते हैं इसमें कौन सी चीज आती है। तो अहम की रक्षा का डर निर्मित होता है, लगता है कि मैं जो कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं, और बीच बीच में ये जरूरी भी होता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं ये चीजें जरूरी नहीं भी होती है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें कि एक उदाहरण एक छोटा सा आप समझ लीजिए। अहम रक्षात्मक प्रकार, अंगूर लगा होता है और लोमड़ी अंगूर के नीचे होती है। जब वो लोमड़ी अंगूर को नहीं प्राप्त कर पाती है तो वो अपने मन में अपने ईगो को बनाए रखने के लिए क्या सोचती है कि अंगूर खट्टे हैं, रहन दो, मुझे अंगूर नहीं तोड़ना है। तो ऐसे अपनी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम नहीं कर पाते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल, यूपीएससी का जब रिजल्ट आता है तो उस समय बहुत हो हल्ला आता है कि हिंदी मीडियम वाले सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले हाथ मार ले जाते हैं। तो यहां पर क्या, एक अपने अहम को हिंदी मीडियम वाले बचाने वाले क्या करते हैं कि वो बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं, उनकी इंग्लिश अच्छी है, इस तरह की बला बला बहुत सारी बातें अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। तो ये क्या कहलाता है, अहम रक्षात्मक प्रकार कहलाता है। ठीक है, ये मनोवृत्ति से संबंधित है। आधार क्या है आपका, मनोवृत्ति। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ज्ञान प्रकार। ज्ञान प्रकार में क्या होता है, जो दो चीजें होती हैं, अनुकूल मनोवृत्ति होती है और प्रतिकूल मनोवृत्ति होती है। यदि आपके मनोवृत्ति अनुकूल होती है, किसी चीज को आप बहुत शांत दिमाग से सोचते हैं, समझते हैं, तो उसके बारे में आप नॉलेज बढ़ाएंगे। वहीं पर कोई चीज आपके विपरीत चल रही है, आपको गुस्सा आ गया, तो बहुत सारी चीजें आप नहीं सीख पाएंगे और उससे वंचित रह जाएंगे। तो यह क्या कहलाता है, ज्ञान प्रकार की। ऐसी मनोवृत्ति किसके अंतर्गत आती है, ज्ञान प्रकार के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने नेक्स्ट आता है सामाजिक पहचान प्रकार। सामाजिक पहचान प्रकार तो अब पीएससी और यूपीएससी वाले नहीं जानेंगे, इसको तो कौन जानेगा। ये 3 शब्दों से सबसे खतरनाक शब्द होते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इन 3 शब्दों का जो स्तर होता है वो सामाजिक पहचान प्रकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, लोग क्या कहेंगे, इस डर से आदमी कहां कहां भगता रहता है और क्या क्या नहीं करता। ठीक है, अपनी पहचान बनाए रखने के लिए समाज के अनुकूल मनोवृत्ति विकसित कर लेता है। ये एक डर होता है कि समाज क्या करेगा, तो उस हिसाब से, समाज के हिसाब से बहुत सारे कार्य आदमी करने लगता है। बहुत से लोगों को तो मैंने देखा है प्रैक्टिकल कि वो सुबह सुबह इसलिए जल्दी उठ जाते हैं कि उनके पड़ोसी देखें और कहें कि बच्चा सुबह से उठकर पढ़ रहा है। ठीक है ना, तो समाज के बचने के लिए ऐसी बहुत सी मनोवृत्ति अपनाई जाती हैं। समाज के अनुकूल मनोवृत्ति जो विकसित होती है उसको क्या कहा जाता है, तो सामाजिक पहचान प्रकार कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रूढ़ संबंधी प्रकार। इसमें यह होता है, इसमें एक उदाहरण मैंने लिया है, ये सेक्रेटरी हैं गोकुल धाम के बीड़े जी। ये हमेशा एक डायलॉग करते रहते हैं कि मेरे जमाने में ऐसा, मेरे जमाने में ऐसा। तो यहां पर जो प्रकार है, यहां पर जो मनोवृत्ति विकसित होती है वो मेरे जमाने वाली, मतलब पुराने समय की जो रूढ़ियां होती हैं उसी पर आधारित जो मनोवृत्ति विकसित होती है उसे रूढ़ संबंधी प्रकार कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं जब, तो हमारे सामने आता है मनोवृत्ति का निर्माण। मनोवृत्ति का निर्माण, अब यहां पर एक चीज फिर से मैं आपसे फिर से दोहरा रहा हूं, और ये कम से कम 5वीं या 6वीं बार दोहरा रहा हूं आपके समक्ष, कि मनोवृत्ति जो होती है वो जन्मजात नहीं होती है बल्कि अर्जित की जाती है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं। ठीक है, अब जब जन्मजात नहीं होती, उसे अर्जित किया जाता है, तो यहां पर निर्माणवादी बात आ जाती है कि फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड कैसे होता है। अब फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड के लिए 2 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, एक आपका व्यक्तित्व महत्वपूर्ण होता है और एक वातावरण। ये कीवर्ड है, 3 स्टार बनाइए आप यहां पर। ठीक है, जब भी आपसे निर्माण के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड की बात की जाए, तो ये 2 आपके कीवर्ड रहेंगे। पहला व्यक्तित्व रहेगा और दूसरा वातावरण रहेगा। कैसे होता है हम समझ लेते हैं। मेरा व्यक्तित्व हो गया और मेरे आसपास का वातावरण कैसा है, मेरे आसपास के लोग कैसे हैं, मेरा परिवार कैसा है, मैं किस तरह की पुस्तकें पढ़ रहा हूं, मैं किस तरह की न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, मैं किस तरह की मूवीज देख रहा हूं। ये सारी चीजें आपके मनोवृत्ति परिवर्तन में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। जब हम इस चीज को पढ़ते जाएंगे तो वो सारी चीजें आपके समझ में आती जाएंगी। ठीक है, ये हो गया। तो पहला जो होता है व्यक्तित्व से संबंधित हो गया, व्यक्ति में निहित कारक, फैक्टर्स विद इन द इंडिविजुअल। आपके व्यक्तित्व में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए सॉरी, बौद्धिक और शारीरिक विशेषताओं पर यह चीज निर्भर करती है आपका व्यक्तित्व। ठीक है, जैसे पहला जो होता है इसके अंतर्गत शारीरिक वृद्धि या विकास। आपका शारीरिक वृद्धि किस तरह से है, यहां पे थोड़ा सा मैं एक शब्द इस्तेमाल करना चाहूंगा
कि जो दिव्यांग जन होते हैं, हो सकता है शारीरिक वृद्धि या विकास के लिए थोड़ा सा नकारात्मक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद देखते हैं बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि आप मनोवृत्ति विकसित करने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं। जैसे कभी कभी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए आप योग करते हैं, सोचने विचारने की क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, शतरंज खेलना, ये सारी चीजें बौद्धिक विकास। इस तरह से आप अपनी मनोवृत्ति को फॉर्मेशन कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सामाजिक कारक। सामाजिक कारक सोशल फैक्टर होते हैं, इसमें घर एवं परिवार आते हैं, हाउस एंड फैमिली। अब इसमें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वो जरा देखिए कि बालकों में अनुकरण की प्रवृत्ति माता पिता बड़े भाई बहन को आत्मसात करने की होती है। वो जिस तरह से करेंगे उसी प्रकार के उस बच्चे का जो एटीट्यूड है वो उसी तरह का एटीट्यूड फॉर्मेशन होगा उस बच्चे के अंतर्गत। अब हम एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। समझिए कि ये एक बच्चा है, ठीक है। अब इसके माता पिता हैं, ये माता पिता हो गए। यदि माता पिता अपने माता पिता का मतलब इस बच्चे के दादा दादी का सम्मान कर रहे हैं पूरी तरह से, दादा दादी का, इस बच्चे के दादा दादी का सम्मान कर रहे हैं, तो ये बच्चा भी इस चीज को अपने अंदर आत्मसात करेगा और ये समझेगा कि मेरे माता पिता कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं अपने माता पिता को, तो मैं भी जब बड़ा होऊंगा तो अपने माता पिता को उतना ही रिस्पेक्ट दूंगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो घर और परिवार को मनोवृत्ति बढ़ाने में कितनी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये एक छोटा सा उदाहरण है, इसी तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं आपके सामने। जब आप अपने घर में बैठिए और देखिए बच्चों के बिहेवियर को तो आपको पता चलेगा। और तीसरा होता है सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण, सोशल और कल्चर फैक्टर। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे संस्कृति और समाज का व्यापक रूप से प्रभाव पड़ता है, कानून से ज्यादा खाप पंचायत को महत्व दिया जाता है। अब क्या होता है, पूरे भारत में तो नहीं लेकिन हरियाणा के कुछ गांवों में आज भी भारतीय कानून। अब हम बात करते हैं समूह संबंध, किस प्रकार से हम मनोवृत्ति का जो फॉर्मेशन है, मनोवृत्ति का जो निर्माण है, समूह संबंध से किस प्रकार का कर सकते हैं, जिसे ग्रुप एफिलिएशन कहा जाता है। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। देखिए, समूह की विचारधारा, मूल विश्वासों, प्रतिमानों के अनुरूप एटीट्यूड का मनोवृत्ति निर्माण होता है। इसमें कई टाइप होते हैं। पहला होता है प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप में क्या होता है कि इस ग्रुप में संख्या बहुत कम होती है। इसका उदाहरण हम कैसे समझ सकते हैं, तो समझ लीजिए कि क्रिकेट टीम है, उसमें 15 खिलाड़ी होते हैं, एक्स्ट्रा को मिलाकर 11 खिलाड़ी खेलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपने कई बार विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, इनसे कई बार आपने सुना होगा कि जितना अच्छा बिहेवियर सचिन तेंदुलकर जी का मैदान के अंदर है, उतना ही अधिक अच्छा बिहेवियर मैदान के बाहर भी है। तो ये एक मनोवृत्ति परिवर्तन का या मनोवृत्ति निर्माण का एक प्रमुख कारक है समूह, कि सचिन तेंदुलकर के साथ इन लोगों ने खेला है और उनको देख के अपने मनोवृत्ति में बहुत सारी चीजें चेंज लाई है। तो ठीक है, ये प्राथमिक समूह होता है। फेस टू फेस रिलेशनशिप होता है। रोहित शर्मा, विराट कोहली सचिन के साथ फेस टू फेस मिलकर बैठकर उन्हें समझा है और अपने मनोवृत्ति में उन्होंने अपने मनोवृत्ति को उस हिसाब से निर्माण किया है जैसी मनोवृत्ति सचिन तेंदुलकर खेलते समय रखते हैं, किस तरह कूल रहते हैं, ठीक है, किस तरह से बड़ी पारियों को खेलने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे मनोवृत्ति का निर्माण रोहित शर्मा और विराट कोहली किसमें कर सकते हैं, प्राथमिक समूह या प्राइमरी ग्रुप में होता है। ये अपने आसपास भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं द्वितीयक समूह या सेकेंडरी ग्रुप की बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि प्राइमरी समूह से संख्या अधिक होता है और इसका उदाहरण एनसीसी ग्रुप से समझ लेते हैं। एनसीसी ग्रुप में क्या होता है कि किस प्रकार का अनुशासन हमें रखना है, राष्ट्र के प्रति हमें सोच किस तरह से रखनी है, राष्ट्र के लिए हमें काम किस तरह से करना है। तो इस तरह की सारी जो मनोवृत्ति निर्माण होता है वो किस तरह के ग्रुप में हो सकता है, द्वितीयक समूह के। सेकेंडरी ग्रुप थोड़ा सा जो है प्राथमिक समूह से बड़ा होता है और वहां भी आप प्राइमरी उसका निर्माण कर सकते हैं मनोवृत्ति का। संदर्भ समूह होता है, रेफरेंस ग्रुप होता है। इसका मतलब यह होता है कि डायरेक्ट आप उस ग्रुप से तो नहीं जुड़े होते हैं, लेकिन उसके बारे में जो जानकारी आपको मिलती है उससे आप अपने मनोवृत्ति का निर्माण करते हैं। जैसे लवासना में रहने वाले IAS IPS जो अपना वीडियो यूट्यूब में डालते हैं, तो उनके वीडियोस को देख के आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। जैसे कई वीडियो में गरीबों का मदद करते हुए दिखाया गया, उनकी संवेदना कैसी है उसके बारे में दिखाते हैं
वो, तो उन संवेदनाओं को आप समझते हैं, उस मानवता को आप समझते हैं और अपने एटीट्यूड में अपने मनोवृत्ति का उस हिसाब से निर्माण करते हैं। तो इस तरह का ग्रुप क्या कहलाता है? रेफरेंस ग्रुप कहलाता है। ठीक है, ये देखिए आत्मीकरण कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी। अब आगे बढ़ते हैं। जब सूचना या संप्रेषण, इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन के द्वारा किस प्रकार से मनोवृत्ति का निर्माण होता है, इसका एक प्यारा सा उदाहरण अभी वर्तमान समय में पठान मूवी बहुत अधिक विवाद में है। आप देखिए उसमें जो गाना है उसको लेकर तरह तरह के तर्क वितर्क आ रहे हैं। मैं यहां पर कौन सा पक्ष सही है कौन सा पक्ष गलत है इसकी बात बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि किस प्रकार से फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता है इंफॉर्मेशन से और कम्युनिकेशन से। इसमें क्या होता है कि पठान मूवी के बारे में जब बातें लोग करते हैं तो कुछ लोग पहले भले ही शाहरुख खान को वो बहुत अधिक पसंद करते रहे हो, लेकिन कुछ लोगों की बातों को सुनकर उनके एटीट्यूड में एक अलग तरह से एटीट्यूड निर्माण हो जाता है। किसके लिए? शाहरुख खान के लिए और इस मूवी के लिए। तो यहां पर देखा जाए तो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन से भी, सूचना और संप्रेषण से भी मनोवृत्ति का निर्माण होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अभी प्रेरणा की बात करते हैं। मोटिवेशनल जो स्पीकर होते हैं, स्पीच देते हैं, उनको सुनकर भी बहुत लोगों के एटीट्यूड का निर्माण होता है। और वास्तव में आप यदि इसीलिए बोलते हैं अच्छे लोगों को सुनिए। अच्छे लोगों को सुनने से क्या होता है? अपने अंदर सकारात्मकता आती है। जब सकारात्मकता आती है तो आप प्रतिकूल नहीं बल्कि अनुकूल काम करेंगे, और जो अनुकूल काम करेंगे यही आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। बहुत लोग पॉजिटिव एटीट्यूड का शब्द का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं समझते हैं। उसका मतलब यही होता है कि आप दूसरों से मोटिवेशन होकर, दूसरों से सीख कर अपने मनोवृत्ति को परिवर्तित करते हैं, अपने मनोवृत्ति का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अभी प्रेरणा के द्वारा भी हो सकता है, पुरस्कार या दंड के द्वारा भी होता है। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो बेचारे, ऐसा होता है उनकी स्थिति कि जैसे कोई बच्चा अपने घर की साफ सफाई कर रहा है, यदि आप जाइए उस बच्चे के पास, उसकी पीठ थपथपा दीजिए कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, शाबाशी दे दीजिए, एक जेब से चॉकलेट, में पैसे के लिए तो नहीं कहूंगा, चॉकलेट निकाल के दे दीजिए, तो वो उसके लिए पुरस्कार हो जाएगा, उस बच्चे के लिए पुरस्कार हो जाएगा कि, और उसको ऐसा लगेगा कि मैं जो काम कर रहा हूं, ये सफाई वाला काम कर रहा हूं, ये बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, और वो उसके मनोवृत्ति का निर्माण हो जाएगा। किस मनोवृत्ति का निर्माण हो जाएगा? कि स्वच्छता में रहना और अपने आसपास गंदगी को दूर रखना और स्वच्छता बनाए रखना, इस एटीट्यूड का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पर यदि उसके मुंह से ऐसा शब्द निकल जाता है जो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, वो यदि गाली गलौज करता है, तो आप उसको डांट दीजिए, है ना, और उसको समझाइए कि ऐसा करना गलत है, तो उसके मन में उस गाली के लिए नकारात्मक एटीट्यूड का निर्माण हो जाएगा कि गाली देना गलत बात है, क्योंकि हमारे परिवार के, हमारे समाज के लोगों को ये चीज पसंद नहीं है। तो इस तरह से उसका निर्माण हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सोशल लर्निंग की। इसमें पहला होता है क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंध। जब किसी व्यक्ति के सामने बार बार एक ही बात की जाए तो उसकी मनोवृत्ति का निर्माण उस हिसाब से हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति आपके मोहल्ले में रहता है और किसी धर्म के बारे में, किसी धर्म विशेष के बारे में वो हमेशा गलत बातें करता रहता है, तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आसपास के लोगों का भी वही एटीट्यूड हो जाता है और उसके लिए, उस धर्म विशेष के लिए नकारात्मक एटीट्यूड का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से जो होती हैं चीजें वो क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाती हैं, सोशल लर्निंग के अंतर्गत जो पहला पॉइंट है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं तो साधनात्मक अनुबंध, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन। इसमें भी यही होता है कि किसी कार्य को यदि सही लग रहा है, दंड और पुरस्कार मिलने पर वो डिसाइड हो जाता है कि उनका एटीट्यूड किस हिसाब से रहेगा। जैसे अभी मैंने बच्चे वाला उदाहरण बताया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग। इसमें क्या होता है कि आपके घर के बच्चों पर आपके व्यवहार का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। वो ऑब्जर्व करते हैं कि मेरी माता पिता क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप खाना खाने से पहले अपने हाथ धोते हैं, ठीक है, तो बच्चा भी देखेगा कि खाना खाने से पहले हाथ धोया जाता है। तो खाना खाने से पहले एटीट्यूड कैसा होना चाहिए और मनोवृत्ति का निर्माण, इस मनोवृत्ति का निर्माण हो जाएगा कि खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोना चाहिए। ठीक है, इस तरह कहलाता है ये ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग। आप उदाहरण और कुछ लिख सकते हैं। यहां पर एक लिखा है कि एक पिता द्वारा अपने पुत्र को ईमानदारी का पाठ पढ़ाया जाता है, तो अपने पिता को ऑब्जर्व करेगा। समझ लीजिए किसी के पिताजी पुलिस में है और बेटे के सामने यदि कोई
घूस देने की कोशिश करता है और पिताजी सीधे सीधे उसका विरोध करते हैं कि ये हमारे ड्यूटी के खिलाफ है, तो उस बच्चे की पॉजिटिव एटीट्यूड होगा कि मेरे पिताजी ईमानदार हैं तो मुझे भी जिंदगी में ईमानदारी, ऑनेस्टी रखनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या पढ़ा? फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड पढ़ा कि एटीट्यूड का निर्माण कैसे होता है, यहां तक हमने उसके बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं हम कि एटीट्यूड चेंज, मनोवृत्ति को परिवर्तित कैसे किया जा सकता है। मैं फिर से अपने आप को रिपीट करता हूं और बोलता हूं कि जो एटीट्यूड होता है वो जन्मजात नहीं होता है, बल्कि इसी समाज में, यहीं आसपास से आपका एटीट्यूड विकसित होता है, और जब विकसित होता है तो उसे परिवर्तित भी किया जा सकता है। तो किन तरीकों से परिवर्तित किया जा सकता है वो देख लेते हैं। तो मनोवृत्ति के जब परिवर्तन की बात करते हैं हम, ये देखिए वही चीज लिखी कि मनोवृत्तियां अर्जित की जाती हैं, और जो चीजें अर्जित की जा सकती हैं उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। यदि उचित परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं और एक सही डायरेक्शन में चीजें मिल रही हैं, तो या तो आप सकारात्मक मनोवृत्ति की ओर बढ़ेंगे या तो आप नकारात्मक मनोवृत्ति की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद अनुकूल मनोवृत्ति को प्रतिकूल और प्रतिकूल मनोवृत्ति को अनुकूल बनाना थोड़ा सा कठिन होता है। जैसे जो रूढ़िवादी चीजें होती हैं उनको इतना जल्दी चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मनोवृत्ति परिवर्तन के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। काइंड्स ऑफ एटीट्यूड चेंज, किस प्रकार से प्रकार को बदला जा सकता है। तो पहला, अनुकूल या संगत परिवर्तन। इसमें क्या होता है, सकारात्मक से और सकारात्मक और नकारात्मक से और अधिक नकारात्मक चेंज हो जाता है। जैसे अमेरिका के प्रति हमारे भारतीयों का एक सकारात्मक है, वहीं पाकिस्तान के प्रति एक नकारात्मक मनोवृत्ति है। अमेरिका यदि हमारी सहायता करता है तो उसका सम्मान और अधिक बढ़ जाता है और उसके लिए उस हिसाब से मनोवृत्ति बढ़ जाती है। तो एक तो ये हो गया, अनुकूल या संगत परिवर्तन होता है। और दूसरा होता है प्रतिकूल या असंगत परिवर्तन होता है। अत्यधिक नकारात्मक से कम नकारात्मक होना और अधिक सकारात्मक से कम सकारात्मक होना। इसका मतलब यह है प्रतिकूल या असंगत परिवर्तन से कि जैसे कोई चोर है, चोर को जब जेल भेजा जाता है या तो वो और अधिक और बड़ा क्रिमिनल बन जाएगा या सुधर के ईमानदार हो जाएगा। ठीक है, बस इससे याद रखिए आप, प्रतिकूल और असंगत परिवर्तन। मैं ज्यादा इसलिए नहीं घुस रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके मन में भटकाव पैदा हो, क्योंकि ये एथिक्स अपने आप में थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है। ठीक है, अब मनोवृत्ति परिवर्तन के निर्धारक कौन कौन से होते हैं, किस हिसाब से मनोवृत्ति परिवर्तित की जा सकती है, इसके निर्धारक देख लेते हैं। लगभग यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब हम मनोवृत्ति निर्माण की बात कर रहे थे तब भी बहुत सारे पॉइंट आपको लगभग एक से मिलेंगे। बस यदि आप में लिखने की थोड़ी सी भी कला है तो इन बिंदुओं को आप दोनों जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करिए कि जो बिंदु मैं आपको इसके अंतर्गत बता रहा हूं वो याद रखिए। लेकिन खुदा ना वास्ता कभी एग्जाम में ऐसी स्थिति बन जाए कि आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, तो वो चीजें लिख सकते हैं। बस लिखने में आपको परिवर्तन और निर्माण दो चीजों का ढंग से प्रयोग करना है। ठीक है, समूह संबंधन, समूह का व्यापक संवर्धन मनोवृत्ति को बदलता है, परिवर्तित करता है। मैंने सचिन तेंदुलकर वाला उदाहरण बताया था कि क्रिकेट टीम के एक समूह में किस तरह से एक साथी दूसरे साथी से सीखता है और अपने मनोवृत्ति में परिवर्तन लाता है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को सीखकर रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे लोगों ने यह सीखा कि किस हिसाब से लंबे समय तक पिच में जमा जा सकता है। ठीक है, कोई विपरीत टीम का खिलाड़ी कोई भी गाली गलौज करे, आपके साथ गलत बिहेवियर करे, फिर भी आपको अपना जो बिहेवियर है, अपना एटीट्यूड है, उसको नहीं बदलना है और ना अनियंत्रित होना है। ठीक है, ये हो गया समूह संबंधन। न्यू समूह संबंधन, इसका एक उदाहरण है कि जब आप किसी ऑफिस में काम करने जाते हैं तो वहां पर आपका एटीट्यूड अलग होता है, लेकिन आप धीरे धीरे हफ्ते 10 दिन बाद वहां ऑफिस के हिसाब से अपने एटीट्यूड में परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे यदि समझ में आए कि एक यहाँ पे डिसिप्लिन का बहुत अधिक पालन हो रहा है, तो आप भी अपने एटीट्यूड में उस डिसिप्लिन को ला लेंगे। आपको ये पता है कि जब ऑफिस में अंदर जाना है तो हमें इन सर का रिस्पेक्ट करना है, इनके साथ हमें ऐसा व्यवहार करना है, तो ऑटोमेटिकली आपके एटीट्यूड में परिवर्तित हो जाएगा उस ऑफिस के हिसाब से। ठीक है, तो यही है न्यू समूह संबंधन। वहां पर जाएंगे तो लोगों के लिए अलग ग्रुप बनेगा, नए लोग मिलेंगे आपको, तो उस हिसाब से आपका परिवर्तन होगा। अब आगे बढ़ते हैं तो बाधित संपर्क, इनफोर्स्ड कॉन्टैक्ट, एक साथ रहने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे
अपना भारत देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है। हर धर्मों का सम्मान होता है। अब क्या होता है कि मनोवृत्ति विकसित करने के लिए कई स्कूलों में कंपलसरी कर दिया जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के बच्चे पढ़ेंगे। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि किसी भी बच्चे के अंदर किसी धर्म को लेकर गलत मनोवृत्ति का निर्माण ना हो सके, सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना रहे और सभी धर्म एक दूसरे धर्म की संस्कृति, कल्चर को समझ सकें। इसीलिए इसको बोला जाता है बाधित संपर्क। बाधित संपर्क का मतलब क्या है? स्कूल में बोल दिया गया कि यहां पर सभी के बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है, तो फोर्स करके वहां पे पढ़ाया जाता है। अंतर सांस्कृतिक संपर्क, इसका मतलब यह है क्रॉस कल्चर कॉन्टेक्स्ट। दिल्ली में कई तरह के कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे जिसमें नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बहुत सारे प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। उसमें हर क्षेत्र के अपने अलग अलग विशेष नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं, विशेष संस्कृत को प्रस्तुत किया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग भारत में जो सभी लोगों की एकता का एक जो सूत्र है वो हमेशा बना रहे और सभी एक सूत्र में बंधे रहें। तो ये अंतर सांस्कृतिक संपर्क के द्वारा भी आपके एटीट्यूड में परिवर्तन लाया जा सकता है। जन माध्यम या संप्रेषण के द्वारा, मास मीडिया या कम्युनिकेशन के द्वारा कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? मैंने अभी पठान वाला उदाहरण आपको बताया कि जैसे परिवार नियोजन हो गया या और अन्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो गई, इनके लिए किस तरह से सरकार आप तक सूचना पहुंचाती है, कितने आसान शब्दों में आपको सूचना पहुंचाती है, बड़े बड़े एक्टर्स के माध्यम से आप तक सूचना पहुंचाती है। और वो सूचना इसलिए पहुंचाती है कि उस योजना को आप समझो और अपने एटीट्यूड में परिवर्तन लाओ, ठीक है। अब प्रतिष्ठा संसूचना क्या कहलाता है? प्रेस्टीज सजेशन। इसमें क्या होता है? एक बड़े व्यक्तित्व को, फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन जी को ले लिया जाता है। अमिताभ बच्चन जी को पोलियो के प्रचार के लिए रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि इनकी बातों पर बहुत से लोग विश्वास करते हैं। भारत की बहुत अधिक जनसंख्या इनकी बातों पर विश्वास करती है, इसीलिए ये आते हैं और बोलते हैं पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 2 बूंद जिंदगी के, अपने बच्चों को पल्स पोलियो की 2 बूंद पिलाइए और उसकी जिंदगी को खुशहाल बनाइए, ठीक है। तो अमिताभ बच्चन इस तरह से प्रेस्टीज सजेशन के द्वारा सरकार अपनी योजनाओं को इनके माध्यम से आप तक पहुंचाती है ताकि आपके एटीट्यूड में परिवर्तन हो और इनकी बातों को समझें आप। बड़े सरल शब्दों में आप तक रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रबोधन या संप्रेषण, वैसे तो हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर बस ये मान लीजिए कि परस्यूएसिव का जो मतलब होता है वो मनाना होता है। मनाना ये होता है कि किसी भी तरीके से आपको इस चीज का विश्वास दिला दिया जाए कि ये सही है, और जब इसका विश्वास हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके एटीट्यूड में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसके माध्यम से भी एटीट्यूड में परिवर्तन किया जा सकता है। तो अगली क्लास में हम इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। मनोवृत्ति से संबंधित जो बातें हैं सिलेबस में हम उनको कवर अप करेंगे। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।